दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो अपने फायदे के लिए एक जेल में कुछ कैदियों को रखकर उन पर ऐसे खतरनाक घिनौने एक्सपेरिमेंट करता है जिससे उन कैदियों को हर दिन नर्क से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक दिन उनमें से कुछ कैदी उस साइंटिस्ट के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसका उसने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन आखिर वो साइंटिस्ट उन कैदियों के साथ ऐसे कौन से घिनौने एक्सपेरिमेंट करता था और आखिर उन कैदियों ने उसके साथ ऐसा क्या किया, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाते हुए होती है जो कुछ कैदियों को लेकर एक खूबसूरत आइलैंड पर उतरता है, जहाँ उन कैदियों को स्पाइडर हेड नाम की एक अनोखी जेल में रखा जाता है, जो कि एक अलग ही तरह की जेल थी क्योंकि वहाँ उन कैदियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। वहाँ पर उन कैदियों को उनके पर्सनल रूम में रहने और उनके मनपसंद काम करने की आजादी थी। साथ ही उन्हें आसपास घूमने की भी पूरी छूट दी जाती थी। लेकिन इन सब सुख सुविधाओं के बदले उनकी बॉडी पर इंसानों के इमोशंस को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिसके लिए हर कैदी की पीठ पर उन केमिकल्स के छोटे छोटे बॉक्स हमेशा ही लगे होते थे, जिन्हें मोबी पैक कहा जाता था। हर बार उन कैदियों को कोई भी नया डोज देने से पहले उनकी परमिशन ली जाती थी और उनके एक्नॉलेज कहने पर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जीनियस साइंटिस्ट स्टीव अबनेस्टी और उनके असिस्टेंट मार्क की देखरेख में होते थे और आज वो लोग रे नाम के एक कैदी पर G46 ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस ड्रग की वजह से स्टीव के बकवास जोक्स पर भी रे पागलों की तरह हंसने लगता है। यहाँ पर मार्क हिस्ट्री के ट्रेजेडी से भरे फैक्ट्स पढ़कर रे को बताता है, पर G46 ड्रग के असर से रे अभी भी लगातार हंसता ही जा रहा था। ये देखकर स्टीव मार्क को ये कहते हुए बहुत खुश होता है कि उनका ये ड्रग सक्सेसफुल रहा और अपने नोटबुक में इस टेस्ट से जुड़ी जानकारी नोट करने के साथ ही गोल्डन स्टार वाला स्टिकर भी उस जानकारी पर चिपका देता है। अगले दिन सुबह जेफ नाम के कैदी को आंखों पर पट्टी बांधकर बिल्डिंग से बाहर एक खास टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उसे N40 ड्रग का डोज देने के बाद उसकी आंखों से पट्टी हटा ली जाती है। पट्टी हटने पर जेफ को सारी चीजें बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगती है, पर वो उस खूबसूरती को ठीक से बयान नहीं कर पाता, इसलिए उसे B15 नाम का दूसरा डोज दिया जाता है, जिसके असर से वो बहुत ही खूबसूरत शायराना अंदाज में उस खूबसूरत नजारे के बारे में बताने लगता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट खत्म होता है और सब वापस आने लगते हैं तो जेफ देखता है कि वो एक बहुत ही गंदे और बेकार सी जगह में खड़ा है। अपने ठिकाने पर लौटकर जेफ किचन में काम कर रही अपनी साथी कैदी लिजी के पास जाकर काम में उसकी हेल्प करने लगता है। असल में जेफ को लिजी बहुत पसंद थी और वो दोनों स्नैक्स बनाने के इंचार्ज थे। जेफ को ये काम इसलिए पसंद था क्योंकि उसे लिजी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने और उससे बात करने का मौका मिल जाया करता था। वो लोग खाना बनाते हुए अपने साथ होने वाले टेस्ट के बारे में भी बात किया करते थे। शाम को जेफ अपने रूम में बैठकर डिटेल में बीती हुई घटनाओं को याद करके अनोखी तरह के ड्राइंग्स बनाना पसंद करता था। लेकिन उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं होता था क्योंकि कई बार सोचते हुए उसका दिमाग पास्ट में चला जाता था और उसे वो सारी चीजें याद आ जाती जिसकी वजह से वो इस जेल में पहुंचा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पास्ट में उस खूबसूरत रात को वो अपने बेस्ट फ्रेंड एडम और अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा था। पार्टी में जेफ ने बहुत ज्यादा पी ली थी और घर वापस लौटते वक्त नशे में उसने गलती से अपनी कार को एक पेड़ में ठोक दिया था, जिसकी वजह से उसके बेस्ट फ्रेंड एडम की मौत हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नए टेस्ट के लिए जेफ को एक दूसरी कैदी हीथर के साथ ले जाया जाता है। एक्सपेरिमेंट से पहले स्टीव अच्छी तरह से पता कर लेता है कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनका जवाब ना के बराबर होता है। फिर मार्क उन्हें N40 का डोज देता है और तुरंत ही जेफ और हीथर एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाते और कैमरास और साइंटिस्ट की मौजूदगी में ही इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। ये देखकर स्टीव और मार्क खुश हो जाते हैं, पर वो अभी अपनी डायरी में गोल्डन स्टार नहीं लगाता क्योंकि वो पहले N40 का बचा हुआ असर देखना चाहता था। इस बीच जेफ खाना सर्व करते वक्त हीथर के लिए भी खाना लेकर आता है, तो वो दोनों अजनबी जैसा बिहेव करते हैं और एक दूसरे से बात तक नहीं करते। ये देखकर स्टीव को थोड़ी निराशा होती है और वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। लेकिन इस बार वो एक बूढ़ी औरत को चुनता है, जिसे देखकर जेफ इनकार कर देता है, पर उसे डबल डोज दिया जाता है और वो इस बार भी प्यार की सीमा पार कर जाता है। बाद में जब मार्क उसके मोबी पैक को रिफिल करने आता है तो उसे बताता है कि ये बॉक्स बहुत ही नाजुक है और हल्के झटके से भी टूट सकता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसलिए लड़कियों के साथ इंटीमेसी करते वक्त उसे केयरफुल रहने की जरूरत है। जेफ मौके का फायदा उठाकर मार्क से कहता है कि वो उसकी ड्यूटी बदल दे क्योंकि वो स्नैक्स की ड्यूटी से बोर हो गया है और कुछ चेंज चाहता है, पर वो मार्क से असली रीजन नहीं बताता। अगले दिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे स्टीव और मार्क के साथ साइंटिस्ट के डेस्क पर काम करने की ड्यूटी मिली है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 2 अलग अलग रूम तैयार किए जाते हैं। एक में डेव को रखा जाता है जो ढेर सारा खाना खा रहा होता है। दूसरे रूम में हीथर और सैरा बैठी होती है। टेस्ट बहुत सिंपल था और स्टीव जेफ को उन दोनों में से किसी एक को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने को कहता है, जो कि स्टीव के मुताबिक एक उत्तेजित करने वाली दवाई थी, लेकिन इसका कोई परमानेंट नुकसान नहीं था। ये
सुनकर जेफ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और दोनों में से किसी को भी चुनने से इनकार कर देता है, पर वो ये भी क्लियर कर देता है कि अगर उसे चुनना ही पड़ा तो वो रैंडमली दोनों में से किसी को भी चुन लेगा, क्योंकि उसके दिल में उन दोनों में से किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं थी और वो सिर्फ इसलिए इनकार कर रहा था क्योंकि उसे पहले वो दवाई दी गई थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये सुनकर स्टीव इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जेफ को उन दोनों औरतों के साथ फिजिकल होने के लिए अलग अलग डोज दिए गए थे, लेकिन उनके फाइनल रिजल्ट सेम थे। कुछ देर बाद लिजी जेफ के पास आकर उसे अपनी ड्यूटी चेंज करने के फैसले के बारे में पूछती है, पर तभी गार्ड आकर जेफ को बताता है कि आज उसकी छुट्टी है। ये सुनकर वो बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड एमा को फोन करता है, पर हर बार की तरह इस बार भी उसकी डायरेक्ट कॉल नहीं लगती और उसे वॉइस मैसेज भेजना पड़ता है। वो मैसेज में उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। साथ ही इस बार वो उसे लिजी के बारे में भी बताता है। अगले सीन में जेफ को रोगन नाम के एक हट्टे कट्टे कैदी के साथ रूम में भेजा जाता है, पर जेफ को मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो डोज लेने से इनकार कर देता है। फिर उसे बिना डोज दिए रूम में जाने दिया जाता है, लेकिन जेफ को तसल्ली नहीं होती और वो साइंटिस्ट के रूम में जाकर पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है कि हीथर को रोगन या जेफ में से किसी एक को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहा गया था, पर वो भी उनमें से किसी को नहीं चुनती। इसका मतलब ये भी था कि वो भी रोगन के साथ पहले किसी टेस्ट में बिजी हो चुकी थी। इस बात से जेफ को बहुत गुस्सा आता है और वो ये चेक करना चाहता है कि क्या सारे कैदियों पर वो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं या नहीं। स्टीव उसे सारे कैदियों के एक दूसरे के साथ कनेक्शंस होने के बारे में बताते हुए कहता है कि ये सबके लिए एक मैंडेटरी टेस्ट था जिसके लिए उसे ऊपर से ऑर्डर थे। जेफ कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो स्टीव उसे याद दिलाता है कि वो एक कैदी है और अगर उसने उन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेने से मना किया तो उसे वापस उस ट्रेडिशनल जेल में भेज दिया जाएगा जहाँ उसे जालिम जेलर्स के टॉर्चर सहने होंगे। जेफ यहाँ मिल रही फैसिलिटीज को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उससे माफी मांगकर रोगन के साथ अगले टेस्ट के लिए रेडी हो जाता है, पर खुशकिस्मती से सेरा भी उनमें से किसी को डोज नहीं देती और टेस्ट कैंसिल हो जाता है। इसके बाद स्टीव मार्क से कहता है कि टेस्ट को गोल्ड स्टार देने से पहले उन दोनों को भी उस टेस्ट से गुजरना होगा, पर मार्क ये सुनकर अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन स्टीव उससे कहता है कि वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए ये टेस्ट जरूरी है, तो वो मान जाता है। उस शाम स्टीव खुद को N40 का डोज देता है, लेकिन कैदियों को ये बात नहीं मालूम थी कि उसके बैग में भी मोबी पैक का बॉक्स लगा हुआ था। इधर डिनर करते वक्त जेफ लिजी को बताता है कि डार्कन फ्लॉक्स के डोज से कितना बुरा फील होता है। बातों बातों में लिजी जेफ का हाथ पकड़कर उससे ड्यूटी बदलने का रीजन पूछती है, तो जेफ उससे कहता है कि इस जगह उसका दिमाग काम नहीं करता है और कभी कभी तो वो ये भी भूल जाता है कि वो यहाँ आने से पहले किन लोगों के साथ था। वो लिजी को बताता है कि जब वो उसके साथ होता है तो उसे अच्छा महसूस होता है। नेक्स्ट मंडे को स्टीव रिस्क उठाने के लिए तैयार होकर मार्क से उसे ट्रिपल डोज देने को कहता है कि तभी जेफ वहाँ पहुंचकर उन्हें ऐसा करते देख लेता है, पर दोनों साइंटिस्ट सारी चीजें जल्दी से हटा देते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाता है। स्टीव उसे बताता है कि कमेटी ने डार्कन फ्लॉक्स की टेस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए कहा है। स्टीव ने पहले से ही जेफ को कुछ केमिकल्स की डोज देकर अपने कंट्रोल में कर रखा था, इसलिए जेफ के पास कोई चारा नहीं होता और वो हीथर को N40 का डोज दे देता है, जिसके असर से उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और मार्क जेफ को B15 का डोज देता है, जिससे वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हीथर के अंदर के दर्द और डर को बयान करने लगता है। वो ये भी बताता है कि वो हीथर से प्यार नहीं करता है। उधर हीथर घबराहट और डर के कारण इतना पैनिक हो जाती है कि उसी उठापटक में उसके पीठ में लगा हुआ मोबी पैक टूट जाता है, जिससे डार्कन फ्लॉक्स का डोज उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वो एक फूलदान को तोड़कर उसके एक टुकड़े से अपनी जान ले लेती है। मार्क और स्टीव उसे बचाने के लिए दौड़कर रूम में जाते हैं, पर स्टीव की चाबियों का गुच्छा रास्ते में गिर जाता है। अंदर जाकर मार्क और स्टीव हीथर से पूरी घटना पर बहस करने लगते हैं। इस बीच जेफ स्टीव की गिरी हुई चाबी का गुच्छा उठा लेता है और उसकी चीजों को खोलकर चेक करने लगता है। स्टीव का नोटबुक उसके हाथ लगता है, जिससे उसे बहुत नई जानकारियां मिलती है। वो देखता है कि एक कागज के टुकड़े पर OBDX नाम का एक केमिकल फॉर्मूला एब्नेस्टी फार्मास्यूटिकल्स के लोगों के साथ बना हुआ है। इसका मतलब साफ था कि वहाँ कोई कमिटी नहीं थी, बल्कि स्टीव खुद उस कंपनी का ऑपरेटर और मालिक था। दूसरी चीज वो नोटिस करता है कि एक बिंगो कार्ड पर 6 और 40 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स पर गोल्ड स्टार लगे हुए थे। उन स्टार्स के नीचे वाले नंबर्स उन केमिकल्स के नंबर्स के साथ मैच कर रहे थे जिनका उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका था। N40 वाला ड्रग सच्चा प्यार पाने के एक्सपेरिमेंट में अभी तक कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए उसे अभी तक स्टार नहीं मिला था। और B6 वो ड्रग था जिसे मार्क सबके मोबी पैक में डाला करता था। इसके पहले कि जेफ कुछ जान पाता, वो स्टीव को वापस आता हुआ देखकर जल्दी से सारी चीजें सही जगह पर रख देता है और चाबी का गुच्छा वापस जमीन पर फेंक देता है। बाद में मार्क स्टीव से इस घटना की रिपोर्ट करने के लिए कहता है, पर स्टीव इससे इनकार कर देता है। स्टीव उससे कहता है कि इस घटना की रिपोर्ट करने से उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और अब वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद स्टीव जेफ से मिलने जाता है, जो हीथर की मौत से बहुत उदास था और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन
होम्स की किसी भी बात से जेफ संतुष्ट नहीं होता। फिर स्टीव दूसरा तरीका अपनाता है और अपने साथ जेफ को भी उस केमिकल का डोज देता है जिसे उसने रे पर आजमाया था। उस केमिकल के असर से दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही अचानक स्टीव उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और जेफ भी हंसते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो मार्क की तरह उस जगह को छोड़कर कभी भी बाहर क्यों नहीं जाता है। इस पर स्टीव उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसका सच्चा प्यार है, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। अगले एक्सपेरिमेंट के लिए लिजी को चुना जाता है और उसे ऐसा केमिकल दिया जाता है जिसकी वजह से उसे हर चीज से डर लगने लगता है, यहाँ तक कि एक मामूली से स्टेपलर को देखकर भी वो डर से चीखने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपनी सारी तकलीफ और शर्मिंदगी को जेफ से शेयर करती है। जेफ उसकी तकलीफ को समझता है और उससे कहता है कि इसी वजह से उसने अपनी ड्यूटी को चेंज करवाया था। लिजी को समझ में नहीं आता कि थोड़े से आराम के लिए वो लोग इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैसे मान जाते हैं। तब जेफ उसे अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि वो ये सब डिजर्व करता है। कई महीने पहले बीती घटना को बताते हुए जेफ कहता है कि उस रात को जब उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी तो उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त एडम के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमा की भी मौत हो गई थी और तब से वो गिल्ट का शिकार हो गया था। ये सुनकर लिजी उसके पास जाकर उसे तसल्ली देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाद में वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी जेफ के दिमाग में एक प्लान आता है जिसे वो लिजी को बताता है। इधर सिक्योरिटी फुटेज में जेफ को लिजी का स्केच बनाते हुए देखकर स्टीव को भरोसा हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सही काम कर रहा है और इसके बाद वो N40 का डोज लेकर बिस्तर पर चला जाता है। अगले दिन स्टीव एक और टेस्ट के लिए जेफ को फिर से बुलाता है और उसे लिजी को डार्कनफ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है, पर जेफ इससे इनकार कर देता है तो स्टीव बिना कुछ किए उसे जाने देता है। जेफ के जाते ही स्टीव मार्क को उसका B6 का डोज डबल करने के लिए कहता है, पर जब मार्क जेफ के रूम में डोज देने के लिए जाता है तो जेफ उसका विरोध करता है और कहता है कि वो ये जानता है कि ना तो कोई कमिटी है और ना ही B6 कोई प्लेसेबो है, लेकिन ये जो कुछ भी है वो स्टीव के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बात सुनकर मार्क भी अपने दिल की बात उसे बताता है कि वो किसी जीनियस साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहता था और उससे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये सब दुनिया की भलाई के लिए किया जा रहा था, इसीलिए उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा था। पर अब उसे भी इस बात पर पछतावा हो रहा था। जेफ भी इस बात को महसूस करता है और वो दोनों मिलकर इन सब से निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मार्क वीकेंड बिताने के लिए घर चला जाता है। नेक्स्ट मंडे मार्क बीमार होने के कारण नहीं आ पाता, इसलिए स्टीव और जेफ अकेले ही टेस्टिंग रूम में रहते हैं। स्टीव जेफ से लिजी को डार्कनफ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है, पर जेफ इनकार कर देता है। इस पर स्टीव को गुस्सा आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सिर्फ कुछ महीने एक साथ एक जगह पर बंद रहने पर उन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है। स्टीव जेफ के मन में लिजी का प्यार कम करने के लिए लिजी को अपना जुर्म कबूल करने को कहता है। वो रोते हुए बताती है कि वो अपनी बच्ची को कार में बंद करके भूल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो जेफ से केमिकल देने को कहती है। जेफ कंट्रोल का स्क्रीन दबाता है और उस केमिकल का असर लिजी की जगह स्टीव को होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल मार्क ने बीमार होने का झूठा बहाना बनाया था और कंट्रोल के प्रोग्रामिंग को पहले ही चेंज कर दिया था। उसने स्टीव के मूवी पैक में B6 का एक्स्ट्रा डोज भी डलवा दिया था ताकि वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहे। जेफ स्टीव को फेयर केमिकल का डोज देने के बाद डार्कनफ्लॉक्स का डोज भी देता है, जिससे स्टीव दर्द से छटपटाने लगता है। जेफ उससे कहता है कि मार्क पुलिस को लेकर आने वाला है और उसे पता चल चुका है कि असल में ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। B6 एक ऐसा केमिकल है जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उनसे जो चाहे वो करवा सकते हो, और OBDX को ओबेडियक्स एन ऑब्वियस पन ऑन ओबीडियंस कहते हैं। इस पर दर्द में होने के बावजूद भी स्टीव सोचता है कि B6 का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। उसे लगता है कि B6 इंसानों की डीप फीलिंग्स को दबाने में नाकामयाब था, जिस वजह से उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। स्टीव जेफ और लिजी को बताता है कि उनकी सजा बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, पर उसने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो स्टीव के सर को टेबल की तरफ धक्का देता है और उसे कंट्रोल पर उंगली रखकर फ्रंट डोर खोलने के लिए मजबूर कर देता है। जेफ उस रास्ते से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हीटर की मौत का सच बताना चाहता था, लेकिन बाहर निकलते हुए जेफ स्टीव को एक चाकू लेकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है और ये देखकर वो उससे चाकू मांगता है, पर B6 के एक्स्ट्रा डोज दिए जाने के बाद भी स्टीव जेफ के ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है। इसका मतलब साफ था कि वो केमिकल इंसान के असली फीलिंग्स को दबाने में पूरी तरह कामयाब नहीं था। ये प्रोजेक्ट स्टीव के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसे बचाने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। जेफ को मारकर स्टीव उससे कंट्रोल छीन लेता है और लिजी को डार्कनफ्लॉक्स के 4 डोजेस दे देता है, जिससे उसकी हालत तुरंत पागलों जैसी हो जाती है। जेफ स्टीव पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनकी फाइट से कंट्रोल गिरकर टूट जाता है। फिर जेफ स्टीव को मारते हुए उसे दीवार की तरफ धक्का देता है, जिससे स्टीव का मूवी पैक टूट जाता है और केमिकल के अचानक शरीर में फैलने से स्टीव कमजोर पड़ जाता है। तब मौका देखकर जेफ धक्का देकर उसे दूर कर देता है। फिर उसकी चाबी लेकर दौड़कर लिजी को देखने के लिए जाता है। किस्मत से वो समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसके
मोबी पैक को उसके शरीर से अलग कर देता है। लिजी उससे अपना जुर्म पहले नहीं बताने के लिए माफी मांगती है, पर जेफ उससे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। फिर वो दोनों उस जगह से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी स्टीव माइक पर यह अनाउंसमेंट करता है कि सारे कैदी अगर अपनी सुविधाएं जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें जेफ और लिजी को रोकना पड़ेगा। तभी स्टीव की नजर अपने सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है। वो पुलिस को बिल्डिंग की तरफ आते हुए देखता है, इसलिए सारे जरूरी केमिकल्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर जेफ और लिजी को बाहर निकलते वक्त सेरा और रे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों मिलकर फाइट करते हैं और उनसे बचकर निकल जाते हैं। फिर डेव भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लिजी उसे पेंट्री की चाबी देकर आसानी से छुटकारा पा लेती है। बाकी कैदी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों तेजी से भागकर आखिरी हॉलवे में पहुंचकर पीछे से दरवाजा लॉक कर देते हैं और सारे कैदी वहीं फंसे रह जाते हैं। बाहर पहुंचकर वो देखते हैं कि स्टीव अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर निकल रहा था, इसलिए एक मोटर बोट लेकर वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। मार्क पुलिस के साथ वहाँ पहुँचने पर देखता है कि स्टीव पहले ही वहाँ से निकल चुका है, पर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि N40 के असर से स्टीव को अपने सामने पहाड़ की जगह एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता है और उसी धोखे में वो अपना प्लेन उस पहाड़ से टकरा देता है। जेफ और लिजी भी उस धमाके को देखकर हंसते हैं और जेफ इस नतीजे पर पहुंचता है कि खुद की गलतियों को माफ करने के लिए किसी केमिकल की नहीं बल्कि अपने अंदर के सच्चे जज्बातों की जरूरत होती है।